अवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश और खुर्रम रहें। 5 जनवरी 2025 इतवार के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। इसी सिलसिले में सिंध यूनाइटेड पार्टी दालका कोट गुलाम मोहम्मद ने दरिया से 6 नई नहरों की तामीर के खिलाफ नादरा ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकालकर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि नहरों से कैनाल निकालने का फैसला जल्द वापस लिया जाए। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए SUP के रहनुमा लाला अजहर पठान, सुमेर लगारी, लाला मोहम्मद लगारी, एजाज बुरगड़ी, अरशद लगारी, परवेज खोखर, समाजी रहनुमा एडवोकेट खेमचंद लोहानू और दीगर ने कहा कि नहरें निकालने से सिंध मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। सदर जदारी ने नहरों की मंजूरी देकर सिंध दुश्मनी का सबूत दिया है। चोलिस्तान कैनाल की तामीर से पंजाब के सिर्फ 36 लाख एकड़ सहराई ज़मीन आबाद हो रही है। सिंध के साथ इस वफाक में सोतीली माह जैसा सलूक किया जा रहा है। सिंध ने पुरअमन एहतजाज के जरिए खबरदार किया है कि अगर नहरों का काम न रोका गया तो भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। 11 जनवरी को दरिया बचाओ तहरीक समेत इत्तेहादी जमायतों की जानिब से हैदराबाद से मीरपुखास तक मार्च किया जाएगा। 12 जनवरी को मीरपुखास से उमरकोट तक मार्च किया जाएगा। जैकबाबाद में आम इंसान तहरीक की जानिब से कराची में सिंधियों के कत्ले आम, उन्हें फैक्ट्रियों से निकालने और दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने के अमल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी सरबराही सैयद अली शाह आबिद सिंधी, जिले सदर अल्ताफ मीरानी, बिलावल लगारी, मुजीब खोसो और दीगर कर रहे थे। रहनुमाओं ने कहा कि कराची सिंधियों का मरकज़ है, उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं और उन्हें फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है। हम सिंधियों के खिलाफ होने वाली साजिशों को कभी कबूल नहीं करेंगे। सिंध की आवाम से अपील है कि वो बाहर निकलें और सिंध की ज़मीनें बचाएं। हुक्मरान पहले ही ज़मीनें गैरों के हवाले कर चुके हैं। अब जरदारी और सिंध हुकूमत दरिया सिंध से 6 कैनाल के मामले पर क्यों खामोश है? सिंध की आवाम दरिया सिंध से नहर निकालने के अमल को कभी कबूल नहीं करेंगे। GDA के मरकजी रहनुमा और साबिक रुकन सिंध असम्बली मौज़म अली खान अब्बासी और उनके बेटे वलीद खान अब्बासी और दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सिंध के सियासी समाजी रहनुमाओं ने मुकदमे को सियासी इंतकाम करार दिया है। सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी सदर सैयद ज़ैन शाह ने GDA के मरकजी रहनुमा और साबिक रुकन सिंध असम्बली मौज़म अली खान अब्बासी और उनके बेटे वलीद खान अब्बासी और दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होने की मजम्मत करते हुए झूठी FIR को हुकूमती बददियानती करार देते हुए कहा कि ये सियासी इंतकाम की मज़मूम कोशिश और लाकानूनियत की बदतरीन मिसाल है। SUP के मरकजी सदर सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत के हुक्म पर इदारों को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की एक और बदतरीन मिसाल कायम हुई है। मौज़म अली खान अब्बासी और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज की गई झूठी FIR में पीपल्स पार्टी की ज़ाती दुश्मनी खुलकर सामने आई। मौज़म अली खान अब्बासी और उनके बेटे वलीद खान अब्बासी के खिलाफ दर्ज की गई झूठी FIR फौरी ख़त्म की जाए। जमीयतुल उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सुबरू ने GDA रहनुमा मौज़म अली अब्बासी से मुलाकात की और मुकदमे के मुतालिक मालूमात ली। मौलाना राशिद महमूद सुबरू ने मौज़म अली अब्बासी, उनके बेटे और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शदीद मज़म्मत की। इस मौके पर उसने कहा कि पाकिस्तान में कुछ अरसे से सियासी इक़्तिदार और रवादारी ख़त्म होती जा रही है। इमरान खान के दौर से सियासत गोलियों, इंतकाम, कत्ल, लूट मार और सियासी मुखालफों की आमाजगाह बन गई है। मेरे वालिद ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ कई इलेक्शन लड़े लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, लेकिन हमारे दरमियान बर्दाश्त और मुलाकातें किससे ढकी छुपी नहीं। उसने मज़ीद कहा कि सिंध किसी की जाकिर नहीं। मौज़म अली अब्बासी और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज FIR की शदीद मजम्मत करता हूँ। वाक़े की तहकीकात के लिए ईमानदार पुलिस अफसर की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। GSN मोहा जिले कोरंगी और क्यामाड़ी का इजलास रियाज अली चांडी की ज़ेर सदारत मुनक़द हुआ। इजलास में
साईं JM सईद की सालगिरह की 17 जनवरी को सन में होने वाली जलसा आम की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में हालेची झील और गोरख समेत सिंध की जमीनों पर कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर कब्जे की मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि ये जमीनें मकामी किसानों के हवाले की जाएं और जदीद सहूलियात फराहम की जाएं। इजलास में मुअज्जम अली खान अब्बासी और उनके बेटे वलीद खान अब्बासी पर हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाई के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि मुअज्जम खान अब्बासी और उसके बेटे वलीद खान अब्बासी के खिलाफ झूठा मुकदमा ख़त्म किया जाए। जिला उमरकोट की 14,000 एकड़ जमीन ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देने के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से जिला भर में भरपूर अवामी सुजा की मुहिम जारी है। अवामी तहरीक के मरकजी राब्ता सेक्रेटरी लाल जलवार, मरकजी रहनुमा मुख्तियार खास के लिए और दीगर रहनुमाओं ने उमरकोट जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुतालका डाहली के सलानी गाँव में एक अदबी, सकाफती और साइंसी प्रोग्राम मुनक़द किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए लाल जलवार, मुख्तियार खास के लिए और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि साइंसी इल्म, अदब और सकाफत कौमों की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कारपोरेट फार्मिंग मंसूबों के तहत होर्डिंगों, छोड़, थर और बानियारी देहात के मकीनों को बेदखल करके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिंध की ज़मीनें नीलाम करने का किसी भी हुकूमत को इख्तियार नहीं। ये ज़मीनें सिंध के अवाम की मिल्कियत हैं और खाली ज़मीनें किसी कंपनी को फ़रोख्त के लिए नहीं दी जा सकती हैं। ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा अवाम दुश्मन कब्जागीर कंपनी बन चुकी है। सिंध को कंपनी सरकार के हवाले करने के खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद की जाएगी। रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के लालच में सिंध का सौदा कर चुकी है। बिलावल शहबाज इत्तेहादी हुकूमत सिंध के लोगों से उनकी ज़मीनें और पानी छीन कर उनकी नस्ल कशी कर रही है। सिंध की ज़मीनों पर कब्जे और पानी की चोरी करने वाली इत्तेहादी हुकूमत के मंसूबे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक तरफ 6 नए कैनाल बनाकर सिंध का पानी बंद किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कारपोरेट फार्मिंग के तहत 13 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन फोर्ट से मुंसलिक कंपनियों के हवाले करके सिंध के अवाम को उनके अपने वतन में ही बेवतन किया जा रहा है। आलमी साम्राज्य कुव्वतें कारपोरेट फार्मिंग के ज़रिए सिंध में एक नया इसराइल कायम कर रही हैं। सिंध के अवाम को फ़लस्तीनियों की तरह उनकी ज़मीन से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम को मुनज़्ज़म होकर पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद के ज़रिए अपनी ज़मीन और दरियाए सिंध का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अवामी तहरीक 5 जनवरी को सिमसोर हड्डी से डिगड़ी तक 10 किलोमीटर पैदल मार्च करेगी। मुख्तलिफ इलाकों में आगाही मुहिम के लिए मचकचेहरियाँ और कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़द की जाएंगी। 18 जनवरी को इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाएगी जिसमें कारपोरेट फार्मिंग और 6 नए कैनाल्स के खिलाफ सिंध के अवाम की आवाज़ मुल्की सतह पर बुलंद की जाएगी। सिंधी अदबी संगत जकमाबाद शाख के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में जनरल बॉडी का इजलास ज़ेर सदारत प्रोफेसर अल्ताफ गोहर पेचोहो मुनक़द हुआ। सेक्रेटरी गुलमस्तोई ने सालाना रिपोर्ट पेश की जिसे हाज़रीन ने सराहा। उसने बाद इंतखाबी इजलास के निगरानी ज़िले राब्ता सेक्रेटरी और मरकज़ की तरफ से मुकर्रर करदा इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन सोहेल दायो और मेंबर इंतज़ाज शलगरी ने की। साल 2025 के लिए सेक्रेटरी गुलमस्तोई, ज्वाइंट सेक्रेटरी आज़म शहजाद, खजानची राजेश ND कपूर, ऑडिटर बरकत नाज भैयो, काउंसलर अब्बास सारंग, कारोबारी कमेटी में प्रोफेसर अल्ताफ गोहर पेचोहो, डॉक्टर वाहिद बख्श लगारी, सुमरो शबीर, इमरान जमाली और M हाशिम सागर सुमरो को मुंतखब किया गया। सागड़ में दुकानदार के हाथों कत्ल होने वाले इस्माइल खासकेली और मुलजिम फैसल इकबाल भट्टी के केस में नई पेशरफ्त सामने आई है। मेडिकल बोर्ड ने मुलजिम फैसल इकबाल भट्टी का मेडिकल लेटर झूठा करार दे दिया। मेडिकल लेटर को मुकदमे के मुद्दई इमरान खासकेली ने चैलेंज किया था। 4 माह कबल पेश आने वाले वाक़े को मुलजिम फैसल इकबाल भट्टी ने दावा किया था कि मेरे ऊपर इस्माइल खासकेली ने गोली चलाई जिसकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हुआ था। मुलजिम फैसल इकबाल भट्टी के जख्मी हाथ का मेडिकल ऑफिसर सिविल अस्पताल सांगड़ के डॉक्टर हसने ने मेडिकल लेटर जारी किया जबकि सिविल सर्जन के फराइज डॉक्टर शबीर चैना ने अंजाम दिया था। मेडिकल लेटर में बताया गया कि फैसल इकबाल का हाथ गोली लगने से जख्मी हुआ। मकतूल फ़कीर इस्माइल खासकेली की भतीजे मुकदमे के मुद्दई इमरान खासकेली ने डॉक्टर हसनैन की जानिब से जारी किए जाने वाले मेडिकल लेटर को मेडिकल बोर्ड में चैलेंज किया। ऐसी दरख्वास्त पर महकमा सेहत की जानिब से नवाबशाह में मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। मेडिकल बोर्ड ने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते हुए फैसल इकबाल भट्टी के जख्मी होने वाले मेडिकल लेटर को झूठा साबित करते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा कि फैसल इकबाल भट्टी का हाथ गोली लगने से जख्मी नहीं हुआ
میڈیکل بورڈ نے واضح طور پر یہ بھی لکھا کہ فیصل اقبال بھٹی کی انگلی میں ہونے والا فریکچر گولی سے نہیں بلکہ مصنوعی طریقے سے زخم اور فریکچر کیا گیا۔ اس طرح ڈاکٹر حسنین کی جانب سے جاری ہونے والے میڈیکل لیٹر کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ واضح رہے کہ مقتول اسماعیل قاسقلی اور ملزم فیصل اقبال بھٹی کے درمیان ریموٹ کنٹرول کا مسئلہ تھا، جسے ملزم فیصل اقبال بھٹی نے مقتول اسماعیل قاسقلی کو ڈاکو قرار دے کر مقتول کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ بعد میں یہ مقدمہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا۔ پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیم نے اصل حقائق سامنے لا کر فیصل اقبال بھٹی کے مقدمے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کینسل کر دیا تھا۔ اس کیس میں گرفتار ملزم فیصل اقبال بھٹی کا والد اقبال بھٹی تاحال روپوش ہے، جبکہ مقدمے کا تاحال مکمل حتمی چالان تکنیکی وجوہات کی بنا پر عدالت میں پیش نہ ہو سکا۔ کیچ کے علاقے ہوشاب 0 پوائنٹ پر سی پیک شاہراہ میں شاہزمہ جان اور عبدالحسن کو منظر عام پر لانے کے خلاف جاری دھرنے پر کل صبح ایک مشتعل شخص نے ٹرک گاڑی چڑھائی، جس کے نتیجے میں ایک لڑکا جہاں زیبل و شدید زخمی ہو گیا۔ مظاہرین نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اور بتایا کہ گاڑی چڑھانے کے سبب نوجوان کے دونوں پیر شدید زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے جسم پر بھی چوٹیں آئی ہیں۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی سے فورسز نے 2 نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ فورسز نے شکیل ولد عبدالولید عبداللطیف اور ریاض ولد نیاز محمد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، جس کے بعد دونوں کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی۔ ان شاہدین کے مطابق فورسز کے ہمراہ سادہ کپڑوں میں ملبوس خفیہ اداروں کے اہلکار بھی شامل تھے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کرم پر بگن کے علاقے میں نامعلوم شرپسندوں نے فائرنگ کی۔ حکام کے مطابق ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود اور ان کے ہمراہ 4 سیکورٹی اہلکار لوئر کرم میں حاجی علی کے علاقے میں موجود تھے جب ان پر حملہ کیا گیا۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو علیزہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے۔ عورت کو بے دردی سے قتل کر دینا غیرت ہرگز نہیں کے عنوان سے شازیہ نظامانی نے لکھا۔ اقوام متحدہ کے تحت پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک میں 25 نومبر تا 10 دسمبر صنفی بنیادوں پر تشدد کی روک تھام کے لیے 16 روزہ مہم چلائی گئی، لیکن اس مہم کے باوجود سندھ کے بکھر جمالی گاؤں میں ایک نوجوان خاتون لیکچرار اور 3 بچوں کی ماں کو اس کے شوہر نے غیرت کے نام پر بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس اندھوناک واقعے نے پورے علاقے میں ہلچل مچا دی۔ نوجوان خاتون سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں کامیاب ہوئی تھی اور ایک گاؤں میں لیکچرار کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ اس کا تعلق ایک اچھے اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو قتل کیا۔ مقتولہ کے لواحقین نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم نے خاتون کو پیسوں اور جائیداد کے لالچ میں موت کے گھاٹ اتارا۔ مقتولہ کے خاندان نے اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور اسے اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت دی۔ افسوسناک طور پر انہیں اپنی بیٹی کو گولیوں سے چھنی لاش ملی، جبکہ مقتولہ کے 3 بچے بھی ہیں جو اپنی ماں کی یاد میں روتے ہیں۔ چکوال کے ایک گاؤں میں ایک اور نوجوان خاتون کو اس کے شوہر نے قتل کرنے سے قبل ہولناک تشدد کا نشانہ بنایا۔ گزشتہ سال وہاڑی میں 2 بہنوں کو ان کے والد اور بھائی نے مرضی کی شادی کرنے پر قتل کر دیا تھا۔ 2024 کے پہلے 5 مہینوں میں سوات میں 20 خواتین سے جینے کا حق چھین لیا گیا، جن میں سے 10 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ 2023 میں فیمیسائیڈز کے عنوان سے اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 2023 میں تقریباً 51,100 خواتین اور لڑکیوں کو ان کے قریبی جاننے والوں نے قتل کیا، جو کہ خواتین کے قتل کے کل واقعات کا 60% ہے۔ بہت سے معاملات میں تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین نے پہلے ہی مطلع کر دیا تھا تو ان کے متوقع قتل کو روکا جا سکتا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ دنیا بھر میں روزانہ اوسطاً 140 خواتین اور لڑکیاں اپنے خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی خواتین اور لڑکیوں کے لیے ان کے گھر سے سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جنہیں جانی خطرات لاحق ہوں۔ عورت کو بے دردی سے قتل کر دینا غیرت ہرگز نہیں۔ مرنے والی خواتین کو محض اعداد و شمار کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی رپورٹ، کوئی ڈیٹا نہیں جس سے اس ذلت، درد، صدمے اور تشدد کے پیمانے یا پیمائش کی جا سکے جو خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں قتل ہونے سے عورت محسوس کرتی ہے۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی صورتحال کتنی سنگین ہے، اس کے اندازے کے لیے چند کیسز ہی کافی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تو معاشرے کا اس عمل کو قبول کر لینا ہے اور اس طرح کے قتل کا معمول بن جانا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کرمنل لا ترمیم ایکٹ 2016 منظور ہوا، جس میں غیرت کے نام پر یا غیرت کا بہانہ بنا کر قتل کرنے کے جرائم سے متعلق شقیں شامل ہیں۔ اس سے قبل قیاس اور دیت کے قوانین کی وجہ سے مقتولہ کے لواحقین کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ مجرم کو معاف کر دیں۔ ایسے واقعات میں عموماً فیملی ممبر یا رشتہ دار ملوث ہوتے ہیں، اسی لیے معافی ملنے پر وہ سزا سے بچ جاتے تھے۔ اس مسئلے کو آنر کلنگ ایکٹ 2016 کے ذریعے حل کیا گیا، جس نے معافی کے امکان کو ہی ختم کر دیا۔ اس نئے قانون نے ان لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جو مقتولہ کے لواحقین، والد، بھائی یا بیٹے سے معافی مل جانے پر سزا سے بچ جاتے تھے۔ اس قانون نے غیرت کے نام پر قتل کو ایک ناقابل معافی جرم قرار دیا۔ قانون میں تعزیر کو عدالت کے اختیار کے طور پر شامل کیا گیا، جس سے اب مقتول کے ورثاء کی جانب سے قصاص کی معافی کے باوجود مجرم کو کم از کم عمر قید کی سزا ہوگی۔ سپورٹ میکینزم، فیملی کی سپورٹ اور شیلٹر ہومز یا تحفظ کے مراکز کی کمی کے باعث بھی خواتین کے خلاف جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک بدرشاہی معاشرے میں متاثرہ خواتین صنفی اعتبار سے غیر حساس تھانوں میں اپنے مقدمات درج کروانے یا عدالت میں مقدمہ دائر کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اس جرم کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں صنفی بنیاد پر تشدد کو قبول کیا جا رہا ہے اور ریاستی مشینری بشمول پولیس، عدلیہ اور پراسیکیوشن میں بھی صنفی تعصب پایا جاتا ہے۔ غیرت کے نام پر جرائم اور خواتین کے قتل کو ریاست کے خلاف جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ جب خاندان کیس کی پیروی نہیں کرتا تو انصاف کے حصول تک ریاست کو مقدمے کی پیروی کرنی چاہیے۔ قانونی ترامیم اور قوانین کے مؤثر نفاذ کے ساتھ ساتھ جرائم کی روک تھام کے لیے ایک مضبوط پولیس اور کمیونٹی کی سطح پر میکانزم تیار اور نافذ کرنا ضروری ہے۔ خواتین کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کرنے کی ذمہ دار ادارے خود بھی امتیازی سلوک کر سکتے ہیں اور صنفی نمائندگی میں متعصب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی پوری پولیس فورس میں خواتین 2% سے بھی کم ہیں۔ عدلیہ میں خواتین ججز کی نمائندگی بھی قابل ذکر نہیں۔ حال ہی میں لا اینڈ جسٹس کمیشن کے مطابق ملک میں 3142 ججز اور عدالتی افسران تھے، جن میں اکثر 2570 مرد ہیں۔ 572 خواتین ججز اور جوڈیشل افسران میں سے 565 ضلع عدلیہ میں جبکہ 7 اعلیٰ عدالتوں میں ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ خواتین کی نمائندگی میں مزید اضافہ کیا جانا چاہیے۔ خواتین مخالف ذہنیت اور رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کئی نسلوں پر کام کرنا ہوگا، لیکن جو کام فوری طور پر کیا جا سکتا ہے وہ پولیس اور عدلیہ سے اصلاحات کا نفاذ ہے۔ خواتین کے خلاف جرائم آئین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کی مساوی شہری ہونے کی حیثیت سے ریاست کو خواتین کے تحفظ میں اپنی پوری ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ سندھ میں ڈاکوؤں کی سنہری تکون، کیا پولیس بھی شریک جرم ہے کے عنوان سے حسن مشتبہ لکھتے ہیں۔ سندھ کے 3 اضلاع گھوٹکی، کشمور اور شکارپور ڈاکوؤں، دھاڑیلوں، پولیس وڈیروں اور ان کے سرپرستوں کے لیے سنہری تکون بنے ہوئے ہیں۔ دریائے سندھ کے بائیں کنارے کچے کا علاقہ اور اس کے جنگلات ڈاکوؤں کے لیے ایک جنت
اور محفوظ پناہ گاہیں، جبکہ عام شہریوں اور اقلیتوں یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی جہنم بنے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی بمشکل 60 میل لیکن 5 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی زمین اور جنگلات پر پھیلا ہوا رقبہ ہے جو شمالی سندھ میں 3 اضلاع پر مشتمل ہے۔ لیکن یہاں لگتا ہے کہ ڈاکو 21ویں صدی میں سرگرم ہیں، جو فوجی نوعیت کے ہتھیار جن میں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں، G3 رائفلیں، سب مشین اور مشین گنیں، راکٹ لانچر اور ڈرون کیمروں سے لیس اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس نیٹو کی فوج کا افغانستان میں چھوڑا ہوا اسلحہ بارود ہے۔ اس بات کا یہ بھی اعتراف ہے کہ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں سر سے پاؤں تک کتنے مسلح ہیں۔ ڈرون کیمروں کے ذریعے وہ پولیس کے نقل و حرکت پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی انتہائی سرگرم ہیں۔ ان کے بھی خوابوں کے نام پر ان کے فیس بک پیجز اور یوٹیوب چینلز ہیں۔ تازہ ترین فیچرز والے آئی فون ان کے پاس ہیں۔ وہ باقاعدگی سے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ کئی ویڈیوز میں وہ اپنے زنجیروں میں بندھے اور ان پر بہیمانہ تشدد کرتے مغویوں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ کچھ ویڈیوز میں ان مغویوں کے ساتھ میل ریپ کرتے ہوئے بھی ان کے ورثاء کو ان کی رہائی کے لیے جلدی تاوان اور مغویوں کے ذریعے پولیس کے ہاتھوں ان کے گرفتار گھر والوں اور رشتہ داروں کو پولیس سے آزاد کروانے اور حکومت کو اپیلیں کروانے کے لیے جاری کرتے رہتے ہیں۔ صرف گھوٹکی ضلع میں راونتی کچے کے جنگلات 2 لاکھ ایکڑ زمین پر مشتمل ہیں۔ سندھ میں جنگلات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم بیلا بچایو کمیٹی یا کمیٹی برائے تحفظ جنگلات کے سربراہ اور دن رات اس کے لیے سرگرداں زین داؤد پوٹو کہتے ہیں کہ زین داؤد پوٹو تھٹھا سے لے کر کشمور تک سندھ میں جنگلات کے تحفظ کے لیے اور محکمہ جنگلات کی زمینوں پر قبضوں کے خلاف سپریم کورٹ تک گئے ہیں۔ انہوں نے سندھ میں محکمہ جنگلات کی زمینوں پر محکمہ جنگلات اور اپنے ذرا کی تصدیق سے ایسے طاقتور قبضہ گیروں کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کی۔ سپریم کورٹ ایسے طاقتور قبضہ گیروں سے ٹھٹھے سے کشمور تک محکمہ جنگلات کی زمینوں پر قبضہ خالی کروانے کا حکم حکومت سندھ کو کب سے دے چکی ہے، لیکن قبضے اب تک زیادہ تر خالی نہیں کروائے گئے۔ کچے میں قبضوں کی اس سرزمین پر جائیں تو جائیں کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ نہ پولیس، نہ رینجرز اور نہ ہی محکمہ جنگلات۔ لیکن ایک سوال کے جواب میں زین داؤد پوٹو کہتے ہیں جہاں ڈاکو ہیں وہاں جنگلات تو ہیں ہی، کیونکہ وہ یہ حقیقت ہے کہ ڈاکو جنگل نہیں کاٹتے بلکہ کاٹنے نہیں دیتے۔ گھوٹکی ضلع میں راونتی کے کچے سمیت تحصیلی اباوڑو اور گہل پور کے کچے سمیت کشمور، جن کی سرحدیں پنجاب اور بلوچستان سے لگتی ہیں، تو یہ علاقے دونوں جنوبی پنجاب اور سندھ کے ڈاکوؤں کے گروہوں اور شدید ترین قبائلی خون ریزیوں کی آماجگاہ بھی ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں حال ہی میں 5 ڈاکوؤں، جن کا سرغنہ پنجاب کا ڈاکو جانو انڈھڑ، اس کا چچا زاد بھائی مشیر انڈھڑ اور ایک پولیس مخبر لیکن سنگین جرائم میں مجرم جنسا چانڈیو مارے گئے۔ کشمور کے کچے کا یہی علاقہ ہے جہاں 1991 میں دریائے سندھ کی سیاحت کرتے جاپانی سیاحوں کو ڈاکو نے اغوا کر لیا تھا۔ ان دنوں سندھ پر جام صادق علی کی حکومت تھی۔ جاپانی سیاحوں کو اغوا کرنے والے ڈاکوؤں کا سرغنہ غلام رسول شیخ عرف کمانڈو شیخ تھا، جس سے جام صادق حکومت کی طرف سے مذاکرات اور بحالی تاوان کی ادائیگی کے بعد جاپانی سیاح رہا ہو کر آئے تھے۔ انہی دنوں ہیلڈ ٹو رینسم کے عنوان سے ڈاکوؤں پر پروڈیوسر فرحت دورانی کی بی بی سی پر ایک دستاویزی فلم نشر ہوئی تھی جس کے حدود 84 کشمور کے کچے کی تھی۔ اسی فلم میں انٹرویو میں ایک ڈاکو کہتا ہے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، صرف ایک اللہ اور دوسرا فوج سے ڈرتے ہیں۔ وہ 1990 کی دہائی کے ڈاکو تھے اور یہ 21ویں صدی کے پہلے 3 دہائیوں کے یہ ڈاکو اتنے ہی بلکہ ان سے بھی زیادہ کریہا اور ظالم، لیکن سائبر ایج آشنا اور انتہائی متشدد اور اپنے اور پبلک کے لیے کچھ تفریح بھی لیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں اور جواب دیر آئین غزل کے مصداق اپنے مخالفین کو جوابی شاعری اور ترنم سے دیتے ہیں، وعظ بھی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے حوالے بھی دیتے ہیں۔ یہ سندھ ہے
यहाँ पुलिस वाले भी शायर और डाकू भी शायर हैं। ये बहरहाल एक और बादशाही का किस्सा है। तीनों अजला इन डाकुओं को गोया रियासतें और परगने करके दे दिए गए हैं। तहकीकी सहाफ़ी मुमताज़ शाह लिखते हैं कि हाल ही में कश्मीर में 5 डाकू मारे जाने के बावजूद न डाकुओं की सेहत पर और न ही आम शहरियों और देही सिंध के अवाम की ज़िंदगी पर कोई बड़ा असर पड़ा है। छोटे बच्चों समेत अब भी कोई 30 से 40 लोग डाकुओं के मुख्तलिफ गिरोहों की चुंगल में हैं। इन जरगमालियों में कश्मीर शहर के हिंदू पंचायत की मुखी भी शामिल हैं, तो उनके साथ छोटे बच्चे भी। एक 10 साला बच्ची प्रिया 2 साल कबल सखर के शहर संगराज से उस वक्त अगवा की गई थी जब वो 10 मुहर्रम पर पानी की सबील पर पानी पिला रही थी। प्रिया को पुलिस आज तक बाजियाब नहीं करा सकी। हाल ही में प्रिया की वालदा की डाकुओं को अपील की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो कह रही है कि अब उनकी बेटी को रिहा किया जाए। वो वादा करती है कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, इंडिया चले जाएंगे। शिकारपुर और कंधाकोट के बीच एक गांव के बाशिंदे नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताते हैं कि उनके गांव में हिंदुओं की आलीशान तर्ज तामीर पर बने हुए घर हैं, वो छोड़कर औने पौने दामों में फरोख्त करके भारतीय या फिर कंधाकोट शहर नकल मकानी कर गए हैं। गरीब कमज़ोर मजदूर पेशा वाराना लोग, अक़लियतें और मिस कॉल्स पर कान धरने वाले आशिक मिजाज लोग खास टारगेट। शुमाली सिंध के इन 3 अजला में डाकुओं के गिरोहों की अगवा की कार्रवाइयों का ज़्यादा शिकार रोज़ाना की दिहाड़ी लगाने वाले किसान और मजदूर लोग, कमज़ोर ज़ातों और बरादरियों के लोग और ख़ास तौर पर अक़लियतों के लोग बनते हैं। मासूम बच्चे हैं और मुसलसल उनका हदफ हिंदू बरादरी के लोग हैं। लड़ाका कार कबीलों और बिरादरियों के लोगों को उठाने से ये गिरोह ज़्यादातर कतराते हैं कि एक तो मुसल्ला होकर उनके पीछे आकर अपने बंदे छुड़वा लेते हैं, या फिर इसमें कबायली खूनारेजियों का खदशा होता है। मजदूर पेशावर, दिहाड़ीदार और किसान लोगों के अगरचे आगे पीछे कोई नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके अगवा पर देर से सही लेकिन पुलिस और आला हुकाम के लिए सरदर्द बन जाते हैं। ऐसे केसेस भी हुए हैं जिनमें पुलिस वाले चंदा करके तावन के पैसे भर के मुखबी छुड़ा कर आए हैं। मुखबियों पर डाकू बहीमाना तशद्दुद करते और उनकी वीडियो जारी करते हैं, जिस पर उनके ख़ानदान के लोग और कहीं पुलिस भी उनको खानगी तौर पर छुड़वाने की कोशिश करती है। ऐसा भी हुआ है कि कहीं कहीं किसी गिरोह के डकैतों ने मुखबियों के साथ मेल रेप की वीडियोस सोशल मीडिया पर जारी की हैं। नेज़ एक हदफ डाकुओं का मुतवस्सित और निचले मुतवस्सित या सफ़ेद पोश तबकात पुरअमन ज़ातों और बरादरियों के लोग हैं, जिनसे मुंह मांगे और जल्द ही तावन मिल जाता है और कबायली झगड़ों का भी खदशा नहीं होता। दूसरे सूबे के लोगों को अगवा करने से ज़्यादातर कतराते हैं कि कहीं कोई किसी फ़ौजी का रिश्तेदार न निकल आए। हाल ही में एक पश्तून को अगवा किया गया, लेकिन उसके दोस्त और एजाज़ के धरनों के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। शुमाली सिंध में अक्सर हिंदू बरादरी के लोगों के पास उनके अजीज़ों की डाकुओं के हाथों हलाकतों या फिर अगवा की दास्तानें हैं। इस वक्त भी कश्मीर की हिंदू बरादरी का मुखी डाकुओं के पास जरगमाल है, जिसे उसके मासूम बच्चे के साथ अगवा किया गया था। हाल ही में कश्मीर के शहर बडानी के डॉक्टर लजपत पर हमले में उसे ज़ख्मी करके उसके छोटे बच्चे आतिश कुमार को अगवा कर लिया गया। सिंध में हिंदू बरादरी की गैर रिपोर्ट शुदा लेकिन मुसलसल भारत की तरफ नकल वतनी जारी रहती है, जिसकी वजूहात उनकी लड़कियों और औरतों की ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब और उनके खिलाफ डाकुओं की कार्रवाइयाँ हैं। अब भी सीमा जखरानी के मामले में डाकुओं की तरफ से धमकियाँ सिंध के हिंदुओं को मिल रही हैं। तीसरा सबसे मरगूब और आसान अगवा डाकुओं के लिए औरतों की आवाज़ में मिस कॉल देकर तमाम मुल्क में अपने टारगेट ढूंढता है, जो खुद चलकर डाकुओं के पास पहुंचकर अगवा हो जाते हैं। पुलिस ऐसे ठरकी मुखबियों को अगवा होने से बचाने में कैसे कामयाब हो सकती है, क्योंकि ये आशिक मिजाज लोग पुलिस से बचते बचाते अपने लिए बिछाए जाल में खुद ही जा फंसते हैं। डाकुओं ने पहले तो औरतों की आवाज़ में फ़ोन पर बातें करने वाले मर्द रखे हुए थे, लेकिन अब बताया जाता है कि उन्होंने औरतें भी रख ली हैं, जो मिस कॉल करके उनको ऐसे मुखबी फांस देती हैं, ये मुखबी मुल्क भर से कश्मीर के कच्चे में आकर फंसते हैं।
जहां उनको ये औरतें या औरत की आवाज़ में बात करने वाले मर्द मुलाकात का झांसा देकर बुलाते हैं। पुलिस उनमें से कुछ को पक्के पर और कुछ को अपनी चौकियों पर रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कई इस शहद वाले जाल में फंस जाते हैं। डाकू फैक्ट्री, डाकू कौन बनाता है और डाकू हैं कौन? शुमाली सिंध के कच्चे में रावंती के कच्चे से लेकर शिकारपुर और सखर में शाह बेलो तक और कश्मीर कंधकोट में गोलो दड़ो सुंदरानी और कंधकोट कच्चे पक्के तक कई मुतहारिब कबाइल हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हालत जंग में हैं और इन मुतहारिब कबाइल के अपने अपने डाकू गिरोह हैं। कई मुतहारिब कबाइल के नौजवान कत्ल और गारतगरी में मतलूब रूपोश हो जाते हैं। कईयों पर कत्ल, अगवा, डाकुओं के सच्चे झूठे मुकदमात हैं। ये मुकदमात ज़्यादातर इससे मुतहारिब कबाइल के सरदारों और पुलिस की मिली भगत से भी बनते हैं कि मुतहारिब कबाइल के लोग मुकदमात में नामजद किए जाएंगे। पुलिस रिकॉर्ड किए गए कुछ पेश होंगे और कई रूपोश हो जाएंगे। कई अपने घर वालों समेत यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों समेत भी मुसलसल पुलिस कार्रवाइयों और तशद्दुद के शिकार रहेंगे। कई फ्रीलांसर और कई शौकिया डाकू और अगवाकार भी हैं। कच्चे के डाकुओं की एक अच्छी खासी तादाद ऐसी भी है जिनका दावा है कि वो किसी डाके, चोरी, अगवा में मुलविस नहीं, अलबत्ता कौमी झगड़ों में मुलविस हैं। ये डाकू कबायली तनाज़ों को कौमी झगड़े कहते हैं। पुलिस अभी अंग्रेज बैठकी राज की तरह कबीलों को क्रिमिनल ट्राइब्स या मुजरम कबाइल के ज़ुमरे में रखती है। घोटकी ज़िले के रावंती के जंगलात के एक सीनियर पुलिस अफसर कुछ यूं ब्रेकडाउन बताते हैं। घोटकी ज़िले में कोई 24 कबाइल हैं जो ज़्यादातर एक दूसरे के खिलाफ जदीद तरीन हथियारों से मुतहारिब हैं। भुट्टो और शर कबीले की कोई 10 शाखें, सब कास्ट या पहाड़ी हैं और कोश कबीले की कोई 5 शाखें हैं। भुट्टो और शर कबीला तनाज़ा, महर और शर तनाज़ा, धूंदो और शर तनाज़ा, कोश और शर कबीलाई तकरार और शर कबाइल के आसपास आपस में भी तकरार है। 20 किलोमीटर पर फैले रावंती के जंगलात और 15 से 20 हज़ार के कच्चे और जंगलात की इस आबादी में डाकुओं के छोटे बड़े कोई 8 से 12 गिरोह इंतहाई सरगर्म हैं। हर एक गिरोह में 3, किसी में 8 से 10 और कुछ में 15 रुकन होते हैं। इन गिरोहों के जराइम की नौयत अगवा, कत्ल, डकैतियाँ, माल मवेशियों की चोरी, फसलों को नुकसान, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, जंगलात की लकड़ी या टम्बर काटना और दरियाई मछली की चोरी जैसे जराइम पर मबनी है। डाकुओं के पास हथियार कौन से हैं? डाकू अक्सर औकात अपने जदीद और ख़तरनाक जंगी नौयत के हथियारों की नुमाइश बज़रिए वीडियो सोशल मीडिया पर भी करते रहते हैं। उनका दावा है कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर वो ख़तरनाक और फौजी नौयत के हथियारों का ढेर लगा सकते हैं। वो एक दूसरे के पास हथियार देखने, टेस्ट करने और मुबारक देने पहुँचते हैं। ये तो पुलिस का भी मानना है कि जिस नौयत के जदीद खुदकार और नीम खुदकार छोटे बड़े हथियार डाकुओं के पास हैं, पुलिस के पास उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। सिर्फ रावंती के कच्चे में एक सीनियर पुलिस अफसर अपनी चंद साल कबल मालूमात और रिपोर्टों के मुताबिक बताते हैं कि बड़े और फौजी नौयत के हथियारों में एंटी एयरक्राफ्ट गन्नें रावंती के जंगलात में 8 से 10 की तादाद में थी। 15 से 20 RPG 7 रॉकेट लॉन्चर, 2 से 3 की तादाद में 875 कम अज़ कम, एक 14.5 मशीन गन और एक 16 लॉन्चिंग गन मौजूद थी। ऐसा वाक़या शिकारपुर और कश्मीर अजला के बीच 1 साल कबल गोलो दड़ो में हुआ था, जब बख्तरबंद पर हमला करके डाकू ने 5 पुलिस अफसर हलाक कर दिए थे और फिर इसी बख्तरबंद पर चढ़कर अपनी फतह का जश्न मनाया था। बाद में इस गिरोह के सरगना झंगल तिगानी को पुलिस ने एक मुकाबले में हलाक कर दिया था। पुलिस अफसर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि रावंती कच्चे से लेकर शिकारपुर, कश्मीर और कंधकोट तक ये कच्चे के इलाके पुलिस के लिए नो गो एरियाज बन चुके हैं। डाकुओं के पास असला आता कहाँ से है? तीनों अजला में पुलिस अमलदार इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि डाकुओं के छोटे असले की कई ज़रा हैं, लेकिन बड़ा और जंगी नौयत का असला बलूचिस्तान के शोरश ज़दा इलाकों से बलोच अलहदगी पसंद सिंध में कच्चे के डाकुओं को फ़रोख्त कर रहे हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर का कहना है कि कुछ रोज़ कबल मारे जाने वाला डाकू जानू इंडड़ और इसकी गैंग शुमाली सिंध के कच्चे और बलोच अस्करत पसंदों के बीच असले का एक बड़ा राब्ता थे और इलाके में बहुत असले लाए थे। सिंध के कच्चे में कई बरस तैनात रहने वाले ये सीनियर पुलिस अफसर अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहते हैं।
मुजरमाना खामोशी के उन्वान से प्रोफेसर मीर मुन्नवर तालपुर और मुस्तफ़ा राजपुर ने लिखा। नवाब शाह, नौशर फ़िरोज़, खैरपुर, सांगड़, हैदराबाद, मीरपुर खास, बद्दीन, ठट्ठा, सज्जावल और तादू समेत सिंध के तकरीबन तमाम अजला शदीद जहरीली सिमों की लपेट में हैं। लाखों ख़ानदानों के लाखों बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, नौजवान और माल मवेशियों की ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है। शहरी इंसान कश आलूदगी में सांस लेने पर मजबूर हैं। दिन को दोपहर तक मीलों तक स्मोक की वजह से कुछ नज़र नहीं आता। ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। बीमारियां, खुसूसन सांस लेने की बीमारियां बढ़ गई हैं। न साफ़ हवा दस्तयाब है और ना ही काबिल इस्तेमाल पानी मौजूद है। किसी को कोई सरोकार नहीं है। लाताल्लुकी इख्तियार करने की और बेहसी की हद हो गई है। इंसानियत मर चुकी है। अहले सिंध खामोशी के साथ इज्तमाई मौत की वादी में ज़िंदगी बसर करने के लिए हालात के रहम करम पर छोड़ दिए गए हैं। अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? ए अहले वतन उठो, खुदारा उठो वरना मिट जाओगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, मौत आने तक जारी रहने वाली जिद्दोजहद की कोई हद नहीं है। दुनिया के किसी भी गोशे में जो कुछ भी हो रहा है, हम उससे लाताल्लुक नहीं रह सकते। साम्राज्य के खिलाफ किसी एक मुल्क की फतह हमारी फतह और किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।